हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पॉलिटी को करने वाले हैं। जो हमारा संवैधानिक विकास होता है वो वाला टॉपिक पॉलिटी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, संवैधानिक विकास। और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, पिछली बार जो एसएससी स्टेनो का मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ संवैधानिक विकास के ही आए थे पॉलिटी में से। मतलब आर्टिकल तो आया ही नहीं था उसमें, ये समझ लीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान में आपको पता होगा 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूचियां। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ओके, चलिए अब देखते हैं संवैधानिक विकास में, यानी कि संविधान जो बना है वो संविधान बनने की प्रक्रिया थी। धीरे धीरे प्रक्रिया होती गई। इस प्रकार जो अंतिम प्रारूप बना संविधान का, उसमें ये सारी चीजें थी। ठीक है, अंतिम प्रारूप। तो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया कब? 1773 में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, मतलब सिंपल एग्जाम्स में, कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था जिससे कि देखो, भारत में उस समय 3 ही जो मुख्य थे राज्य, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया, ये 3 ही मेन थे। यहीं से शासन होता था। ठीक है, इन तीनों जगहों का एक एक गवर्नर होता था। तो इस एक्ट द्वारा क्या हुआ, बम्बई और मद्रास के बम्बई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी कि अब बम्बई और मद्रास का शासन कहाँ से चलेगा? बंगाल से चलेगा। ऐसा ऐसा समझना है आपको। बम्बई और मद्रास का शासन कहाँ से चलेगा? बंगाल से। तो जो यहाँ का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो उस बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का क्या कहने लगे? गवर्नर जनरल। क्योंकि उसके पास इन दोनों की भी एक्स्ट्रा पावर्स आ गई। किसकी? बम्बई और मद्रास की। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। और इसका जो जज था, मुख्य न्यायाधीश, वो था एलिजा इम्पे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। ओके, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? ये पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। ठीक है, इस एक्ट की दो मुख्य बातें थी। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे उस समय शासन कर रही थी, उसी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था वो क्या करता था? वो राजनीतिक मामलों को देखता था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पिट्स इंडिया एक्ट की थी। इसके बाद एक 1786 का चार्टर आता है। ये क्या होता है? यहाँ पे गवर्नर को वीटो पावर दे दी जाती है। वीटो आज के समय में आपको पता होगा, निषेधाधिकार शक्ति कहते हैं इसे, वीटो। ठीक है, ये उतना खास नहीं है। इसके बाद जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है? 1813 के चार्टर एक्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है वो लगभग समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जो उसे चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर उसके एकाधिकार को बरकरार रखा जाता है। यानी कि पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है। चाय पर और चीन पर, इन पर उसका अधिकार बरकरार रखा जाता है। इस एक्ट के द्वारा अन्य कंपनियों को भी भारत में
आगमन करने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, जैसे अंग्रेज कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अन्य कंपनियों जैसे कि डच हो गया, ब्रिट स्पेनिश हो गया, इनको भी छूट दी जाती है कि वो भी भारत में आ सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट होता है शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात कही जाती है। कौन सी शिक्षा, ये ईसाई शिक्षा की बात कर रही है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की। तो शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात कही जाती है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, है ना। और ईसाई धर्म के प्रचार को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। ईसाई धर्म के प्रचार को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। चलिए, तो यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट समाप्त होता है। अब चार्टर आएंगे 20-20 साल बाद, अगर 13 में आया तो अब आएगा कब, 33 में। 1833 में आया चार्टर एक्ट अब। ठीक है, चलो देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कम्प्लीटली समाप्त कर दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा एकीकृत शासन की घोषणा की जाती है कि अब एकीकृत शासन होगा। एकीकृत शासन का मतलब है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब पूरे भारत का क्या होगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा ये कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें थी जो याद रखनी है। इसके बाद फिर से 20 साल बाद आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट में पहले विधि सदस्य आया था, तो विधि सदस्य, अब विधि आयोग की स्थापना की जाती है और नौकरी के लिए प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब क्या होता है, 1857 में हो जाती है बहुत ही भयंकर क्रांति और यहाँ पर अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा होता है नुकसान। ठीक है, तो 1858 का फिर भारत शासन अधिनियम आता है और यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को छीन लिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी समाप्त हो जाते हैं। जो वहाँ का क्राउन होता है, अब शासन उसके हाथों में आ जाता है और क्राउन अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करता है जिसे वायसराय कहा जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है। किस अधिनियम द्वारा, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है। एक राज्य सचिव नियुक्त किया जाता है जो भारत, जिसे भारत मंत्री भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड में संसद में बैठता है और भारत में क्या हो रहा है उसकी निगरानी रखता है। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो निर्णय लिए जाते हैं ये बहुत ही जरूरी है, याद होनी चाहिए। 1876 में महारानी को बना दिया जाता है कि अब से क्राउन कौन बनेगा, महारानी बनेगी। ये वंशानुगत कर दिया जाता है 1876 से। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं क्या होता है। 1861 में जो आता है वो होता है, अब आपको पता ही है अधिनियम ही आएंगे, तो 1861 का अधिनियम अब आता है। तो 1861 के अधिनियम द्वारा पोर्टफोलियो लाया जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है विभाग बनेंगे अब। ठीक है, विभाग बनेंगे अब सरकार में, मंत्रालय की स्थापना की जाती है और 1861 के अधिनियम द्वारा ही आईपीसी बनाई जाती है, इंडियन पिनल कोड। और 1861 के अधिनियम द्वारा 1864 में, 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना भी की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 1892 का। इस अधिनियम के द्वारा बजट और वोट का अधिकार दिया जाता है। बजट पर चर्चा और वोट करने का अधिकार दिया जाता है भारतीयों को 1892 की भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 1909। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है।
ये मार्ले हो गया भारत सचिव और मिंटो हो गया वायसराय। ये 1909 का जो भारत मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें मुख्य बात यह है कि यहाँ पे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा कर दी जाती है। मान ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 के जो अधिनियम द्वारा फीमेल महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा फीमेल को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है। और 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम में आया? प्रांत में द्वैध शासन आया है 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। प्रांत में द्वैध शासन आता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, यानी एक केंद्र में अंग्रेज, राज्य में भारतीय। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ पे प्रांत स्वायत्त हो जाते हैं और जो प्रांत में पहले द्वैध शासन था वो अब केंद्र में आ जाता है द्वैध शासन। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा म्यांमार बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाता है? भारत से इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ मैं जो करा रहा हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बस आपका एक रिवीजन होने वाला है। अब देखते हैं 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, के फॉर क्रिप्स, ए फॉर अलेक्जेंडर एंड एल फॉर लॉरेंस। और उसका जो लीडर था वो लॉरेंस था। एल फॉर लीडर, एल फॉर लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के गठन की बात की, जिसने 1946 से 1951 तक शासन किया। और इसने कहा कि संविधान सभा का विचार दिया इसने 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा का गठन होता है। किस आधार पे? कैबिनेट मिशन के आधार पे। तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य आते हैं चुन के। ठीक है। कितने सदस्य? 389 सदस्य, जिसमें 15 फीमेल भी होती हैं, फीमेल में सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, इनका इम्पोर्टेंट नाम है। जब पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है तो संविधान सभा में 299 सदस्य बचते हैं। और जब अंतिम रूप से संविधान बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, तो इस संविधान पे हस्ताक्षर है वो केवल 284 सदस्यों के हैं, क्योंकि कई सदस्य जिनकी डेथ भी हो जाती है, जिनमें से 8 फीमेल भी हैं। ओके, चलिए यहीं तक रखते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू गाइज। कमेंट में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। बंद करते हैं।